नमस्कार दोस्तों, मैं लीना सिंह एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ 1-2 सप्ताह में मैं क्लास नहीं डाल पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आगे कंटिन्यूटी बने रहे, यही कोशिश करूँगी अपनी, है ना? तो चलिए अ, हमने जो है इतिहास विषय के अंदर प्राचीन इतिहास के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया, वैदिक सभ्यता पढ़ा। वैदिक के बाद में जो है हमने अपने जैन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महाजनपद काल पढ़ा, फिर धार्मिक क्रांति में जैन, बौद्ध, शाक्त, शैव धर्म के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद में फिर जो हमने क्या कंप्लीट किया, फ़ारसी और ग्रीक आक्रमण भी हमने कंप्लीट किए। ठीक है? तो इसमें मैं आपको सब डिटेल बता चुकी हूँ कि किस-किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे। तो नेक्स्ट जो हमारा जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है मौर्य काल और गुप्त काल, उन कालों की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में आज आपको पूरा कंप्लीट नहीं कराऊँगी, इसको 2 टुकड़ों में करवाऊँगी मैं आपको, ठीक है? ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके कि इस टॉपिक के अंदर हमको क्या चीज़ कंप्लीट करनी है और किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप्स होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मेरे चैनल के बारे में बताएँ। ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य जो वंश है, इसको कौन से धर्म में क्या बताया गया है कि मौर्य कैसे थे? शूद्र थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे? किस तरीके के मतलब किस धर्म से संबंधित जो लोग थे, मौर्य थे। ठीक है? उसके बारे में कुछ मतभेद है, तो वो उस मतभेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि कौन से जैसे ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य वंश को क्या बताया गया है, तो शूद्र बताया गया है, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य को क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। शूद्र क्यों बोला है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, है ना? बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया तो कहीं न कहीं जो ब्राह्मण साहित्य है वो पतन की ओर चलने लगा। ब्राह्मण जो है पतन की ओर जाने लगा और लोग ब्राह्मण धर्म की ओर कम अग्रसर होके बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होने लगे। इसलिए बौद्ध जो साहित्य है, उन्होंने इसको मौर्य वंश को ज़्यादा पसंद नहीं किया और बोला कि ये तो शूद्र थे। ठीक है? जैन और बौद्ध साहित्य की बात करें तो इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार इन्हें वृषल निम्न वर्गीय बताया गया है और रोमिला थापल की बात करें तो इन्होंने रोमिला थापर के अनुसार वैश्य बताया गया है और सर्वाधिक मान्य मत जो है क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है? तो क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है रोमिला थापर के अनुसार वैश्य बताया गया है। ठीक है? एक तो किताब आपसे पूछ सकते हैं विशाख दत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस के अनुसार जो मौर्य वंश है उनको वृषल बताया गया है। ठीक है? और सर्वाधिक मान्य मत क्या है? क्षत्रिय है। तो ये आपसे या तो मैच करवा लेंगे आपसे या फिर रोमिला थापर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ब्राह्मण वाला पूछा जाता है और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस वाला जो है आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य आए। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कितना है? 322 से 298 बीसी के बीच में इनका टाइम पीरियड है। इनको चाणक्य ने इसे 1000 काशापड़ में खरीदा था। ठीक है? तो यहाँ पे धनानंद का शासक था। हमने पढ़ा था नंद वंश का शासन था, महापद्म नंद और एंड में धनानंद था। ठीक है? जहाँ पे सिकंदर भी आक्रमण करने नहीं आया था, तो धनानंद यहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता फैला देता है। चाणक्य जो उनके दरबार में थे, वो उनको बिल्कुल नापसंद करते थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार कहीं लड़ाई करते या उनकी कुशलता को उन्होंने देखा, परखा और उसको फिर उस बच्चे को उन्होंने 1000 काशापण में खरीदा और फिर उनको एक राजा बनने की ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया। ठीक है? और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बनते हैं। शिक्षा कहाँ ली इन्होंने? तक्षशिला में। उस समय तक्षशिला और नालंदा जो है शिक्षा के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र थे। तो तक्षशिला में आपसे ध्यान रखना कहाँ से शिक्षा ली थी? तक्षशिला से शिक्षा ली थी। यूनानी इतिहासकार ने इसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम ऐसे तो लिख नहीं पाए उन्होंने, उनको जो समझ में आया तो उन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो बोला है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था। विलियम जोन्स जिन्होंने
बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंडोकोटस है, ठीक है। विलियम जोन्स ने ही जब इनकी बातों को इतिहासकारों के पढ़ा और किसने क्या कहा है और किससे समानता मिलती है, तो जब समानता बताई तो उन्होंने बताया कि जो सेंड्रोकोटस है वही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ये किसने बोला, विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंड्रोकोटस है, इसको किसने बताया, विलियम जोन्स ने बताया, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ में उनका विवाद हुआ था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर के सेनापति था, उसके साथ विवाद हुआ था। स्ट्रैबो और एपिनियास विवाद और संधि के बारे में जानकारी देते हैं। कौन बताता है, तो आप ध्यान रखना, एक तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में विवाद हुआ, ये भी ध्यान रखना है। 305 बीसी में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। किसने इसकी जानकारी दी, तो स्ट्रैबो और एपिनियास ने इसकी जानकारी दी, ठीक है। युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में जो होता है, निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह तो चंद्रगुप्त से करवा देता है और निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिस फेमिदाई क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए थे, ठीक है। और अपना एक दूत मैग्नेटिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैग्नेटिस की बात करें तो मैग्नेटिस इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहला ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिस किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसकी किताब का नाम क्या था, इसकी किताब का नाम इंडिका था। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है। फिर एक इंडिका और है जो एरियन की किताब है, और प्लीनी जो है एक इतिहासकार हैं जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री जो है किताब लिखी है। ये किताबें ध्यान रखना, पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना। नेचुरल हिस्टोरिका को ध्यान रखना, प्लीनी की किताब है। उसके बाद में हम बात करें तो टॉलमी, टॉलमी एक इतिहासकार रहे हैं, तो टॉलमी की जो किताब है उसके अंदर जो है ज्योग्राफी, ठीक है। टॉलमी की किताब का नाम क्या है, ज्योग्राफी है, उसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। और एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। ये किस चीज़ की किताब है, तो ये भारतीय बंदरगाहों की, इससे हमको जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी से। और इसके लेखक कौन है, तो ये भाई इसका अभी तक हमें पता नहीं चला है कि इसको किसने लिखा है इस किताब को। फिर सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी भी दिए, ठीक है। तो ये युद्ध का जो वर्णन है वो हमें मिलता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्यूकस निकेटर जो है इनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। एपिनियस इसका वर्णन करता है, स्ट्रैबो इसका वर्णन करता है, ठीक है। और 4 जो राज्य हैं वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे, बदले में 500 हाथी और हेलेना के साथ जो विवाह है वो होता है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला में संथारा या संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो देखो, ये जो जैन धर्म को मानता था, इसलिए मैंने आपको बताया कि जैन और बौद्ध धर्म वाले जो है वो इसको क्षत्रिय बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने उन धर्मों को प्रमोट किया था। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, श्रवण बेलगोला में संथारा या संलेखना, जो अपनी इच्छा मृत्यु एक तरीके से बोला जाता है, उसको अपनाकर त्याग दिया। फिर उसके बाद में राजा आते हैं आपके बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचाट या अमित्र घाट कहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन से इतिहासकार ने क्या बोला, या अमित्र घाट किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। तिब्बती इतिहासकार है तारकनाथ, इसको महान शासक बताते हैं। तारकनाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पे अभियान किया था, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। आपको याद होगा पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया था मखलीपुत्र घोषाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, भाग्यवादी थे, जिन्होंने बोला था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप बैठे बैठे मिल जाता है। और आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ कर लो, पर हमारे जो भाग्य में जो पहले नसीब में लिखा हुआ है हमको वो मिलता है। उस सिद्धांत को मानने वाले थे मखलीपुत्र घोषाल, और उसका समर्थन किसने किया था, बिंदुसार ने। वहां भी मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार जो है आजीविक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, पूछा जाता है, और 2-3 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से 3 चीजें मंगाई थी, मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक मंगवाए थे। तो यूनानी शासक ने मीठी शराब भेज दी, सूखे मेवे भेज दिए, पर बोला कि हमारे यहाँ दार्शनिक को बेचा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिंदुसार। तो बिंदुसार में एक तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि इसे
किस नाम से, या मित्र घाट के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो बिंदुसार जाना जाता है। ठीक है, फिर आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक बिंदुसार था। ठीक है, 3 चीजें मंगाई थी, कौन से इतिहासकार से, किसने बताई ये चीजें, एथिनियस ने बताई है ये चीजें। उसके बाद में हम बात करें अशोक, अशोक महान। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो अशोक जो है इसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। ठीक है, अशोक की माता का नाम भीमा सुभद्रांगी था, पत्नी देवी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे। ठीक है, इन्होंने जो महेंद्र और संघमित्रा है, इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया भी था। फिर इनकी कारुवकी या कोरुवकी इनकी दूसरी पत्नी थी, पुत्र जिसका तीवर था। आपसे इम्पोर्टेंट है, रानी के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो कारुवकी का उल्लेख मिलता है। तीसरी पत्नी भी थी जिसका पुत्र कुणाल था, और तिष्य रक्षा, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी, अशोक ने ते रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। ये छोटी मोटी स्टोरी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। एक तो आपको राज्याभिषेक ध्यान रखना है 269, क्योंकि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है विधिवत तरीके से, और एक पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने शासन काल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी, तोसली। क्वेश्चन आता है, आ चुका है। ठीक है, और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि अपने शासन काल के कौन से वर्ष में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, 8वें वर्ष में किया था। कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोसली। उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। ये राजा, कलिंग का राजा नंदराज था, इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है और दिमाग में सेट करना है कि अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण किया, खारवेल के हाथी गुफा में कलिंग के राजा नंदराज थे, ऐसा उल्लेख मिलता है, और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। जब कलिंग पे आक्रमण किया था तो इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख लोग को युद्धबंदी बनाया गया था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात अशोक ने अपनी युद्ध नीति और युद्ध घोष के स्थान पे धम्म नीति और धम्म घोष को अपनाया था। तो ध्यान रखना, युद्ध नीति को त्याग दिया था और धर्म की ओर चलने की नीति अपनाई थी, जिसे धम्म नीति या धम्म घोष भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में अशोक के धर्म के बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव जी का भक्त था। ठीक है, कौन बताता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो किताब भी ध्यान रखना है, राजतरंगिणी किसकी किताब है, कल्हड़ की किताब है, जिसमें अशोक पहले शिव भगवान का भक्त था, ऐसा उल्लेख किया गया है। फिर उसने श्रीनगर शहर बसाया और वहां पे शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन और उसकी पुत्री चारुमती ने देव पाटन शहर बसाया, ये भी कल्हड़ की किताब में हमको मिलता है। श्रीनगर बसाया, शहर बसाया, ये भी हमको कल्हड़ की किताब में मिलता है। ठीक है, तो ये तो कल्हड़ की किताब से जानकारी मिल गई हमको। दीपवंश और महावंश, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उनके अनुसार बताता है कि सुशीम का जो पुत्र था निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब क्वेश्चन आपसे बनता है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया है, पहले शिव जी को अपनाता था, शिव धर्म को अपनाता था, शैव भक्त था, फिर वो बौद्ध धर्म कैसे हुआ। ठीक है, तो अलग-अलग जो किताबें हैं, इतिहासकार हैं, अलग-अलग राय देते हैं कि इसके प्रभाव में आके इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि दीपवंश और महावंश के अनुसार तो बताते हैं कि सुशीम पुत्र निग्रोध ने अशोक से बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। फिर अशोक मोगलीपुत्तिस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। दूसरा कि किसके प्रभाव से, मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से, जिसने बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी। दीपवंश और महावंश जो है सिंगली साहित्य है, वो भी बताते हैं। ठीक है, ये निग्रोध वाली बात। और दिव्य वदान किताब है, और चीनी यात्री था हेंगसांग, उनके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये 3-4 चीजें हैं, दीपवंश महावंश को ध्यान रखना है, मोगलीपुत्तिस को ध्यान रखना है, और दिव्य वदान और हेंगसांग को ध्यान रखना है। दिव्य वदान और हेंगसांग तो बोलते हैं कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश और महावंश कौन से साहित्य है, सिंघल साहित्य है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि सुशीम का पुत्र था निग्रोध, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, और आपका मोगलीपुत्तिस के कारण जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। ये इस तरीके की चर्चाएं जो है हमको कई इतिहासकारों के माध्यम से पता चलती हैं कि इसने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण किया, 10वें वर्ष में बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से वर्ष में क्या हाँ गया, क्वेश्चन यहाँ बनता है।
फिर उसके बाद में बात करें भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म होने की जानकारी मिलती है, जो हमारे विराटनगर राजस्थान से ये मिला है। ठीक है, तो भाब्रू अभिलेख है, उसमें अशोक के होने की जानकारी हमें मिलती है। अब अशोक का जो धर्म है वो क्या है? अशोक की आचार संहिता की बात करें तो बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इनके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए, इस टाइप की शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये आचार संहिता है, इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें नॉर्मल शिक्षाएं बता रखी हैं कि आप अपने बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो, जो भी आपके घर आता है उसका सत्कार करो। मतलब जो नैतिक शिक्षाएं हैं जो होनी चाहिए एक व्यक्ति में, उस सभी शिक्षाओं का पालन होना चाहिए। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन किया। ठीक है, और काफ़ी सारी धम्म यात्राएं उन्होंने निकाली। अब उसके बाद में बात करें, अशोक ने धम्म प्रचार प्रसार के हेतु अभिलेख लिखवाए और धम्म महामात्य की नियुक्ति की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, धम्म का प्रचार करने के लिए खूब सारे अभिलेख लिखवाए और धम्म महामात्य की नियुक्ति करवाई। खूब सारे अभिलेखों में हमको 3 टाइप के अभिलेख मिलते हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। ठीक है, शिलालेख में हम पढ़ेंगे वृहत और लघु, स्तंभलेख में भी हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, बड़े और छोटे, और गुहालेख हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, वृहत शिलालेख क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से दिमाग में सेट करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन अभिलेखों की संख्या तो 14 है, 14 अभिलेख हैं, पर मिले कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। तो ये स्थान ही पूछे जाते हैं आपसे कि कहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो आपको 2 ध्यान रखने हैं, 2 तो पाकिस्तान से हो जाएंगे, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। फिर उसके बाद में कालसी, जूनागढ़, सोपारा। कालसी, जूनागढ़ और सोपारा। कालसी हो गया आपका उत्तराखंड में। ठीक है, जूनागढ़ हो जाएगा आपका गुजरात में, सोपारा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, धौली और जोगढ़ ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा में, और एरी गुंडी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 8 स्थानों को ध्यान रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार वापस से रिपीट कीजिए। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा पाकिस्तान में हो जाएगा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जोगढ़ और एरीगुंडी। धौली जोगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो 13वां शिलालेख है, कलिंग के युद्ध का आक्रमण की जानकारी है जिसके अंदर, तो यहाँ पे हटा दिया गया क्योंकि उड़ीसा में ही हमने अशोक ने आक्रमण किया था। तो वहाँ पे क्या किया है, उसको 13वां जो शिलालेख है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। उसे क्या बोला गया है? पृथक कलिंग प्रज्ञापन। क्वेश्चन बनता है कौन सा शिलालेख को किया गया है? 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली और जोगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया गया। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे लड़ाई करी है, जहाँ पे युद्ध किया है, वहाँ पे तो नहीं बता सकते ना अपनी वीरता के बारे में। वहाँ तो आपको सिंपैथी गेन करनी पड़ेगी ना राजा को, कि नहीं मैंने गलती करी है, युद्ध के बाद में धमकी घोषित धम घोष की नीति अपनाई है, तो आप वहाँ पे सहानुभूति दिखाओगे ना। तो इसलिए हमने उस दर क्या किया है, उसमें बोला है कि जितनी भी प्रजा है सब मेरी संतान है। इस टाइप की दार्शनिक बातें जो हैं इन्होंने करी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो और वहाँ पे जो युद्ध का वर्णन है उसको हटा दिया, बाकी सब जगह 13वें शिलालेख में जो है कलिंग के बारे में जानकारी है, बस धौली और जोगढ़ को छोड़कर। तो क्वेश्चन यही बनता है कि पृथक कलिंग प्रज्ञापन किसे कहा जाता है? 13वें शिलालेख को कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, 8 स्थान हो गए, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जोगढ़ और एरी गुंडी। ठीक है, तो ये हो गए आपके वृहद शिलालेख। ठीक है, पृथक कलिंग प्रज्ञापन बता दिया धौली और जोगढ़ वाला। अब लघु शिलालेख की बात करेंगे, तो लघु शिलालेख में अशोक की व्यक्तिगत जानकारियां मिलती हैं हमको। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी बोले तो कि उसके नाम, अशोक था उसका नाम, उसकी जानकारी भी हमको यहीं से मिलती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत जानकारी मिलती है हमको, जैसे मास्की, गुजरा, उद्देगोलम और नेटूर। ठीक है, मास्की गुजरा तो काफी लोगों ने नाम सुना होगा, तो मास्की, गुजरा, उद्देगोलम और नेटूर, इसमें अशोक के नामों का उल्लेख हमको मिलता है। उसके बाद में बात करें अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो अशोक को आपका मास्की, गुजरा, उद्देगुलन और नेटूर हो गया जिसमें अशोक की जानकारी मिलती है, और अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय थी या देवनाम दर्शनी थी, ऐसा भी उल्लेख हमको अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, मास्की, गुजरा, उट्टन और नेटूर 4 ये हो गए। उसके लघु शिलालेख चल रहे हैं आपके। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका भाबरू। ठीक है, भाबरू की बात करेंगे, 5वां हो जाएगा आपका भाबरू, ये लघु शिलालेख हो गए। उसके बाद में हम बात करें वृहत स्तंभलेख की, व्यक्तिगत जानकारी हो गई आपकी लघु शिलालेख में। ठीक है, और जो
वृहद शिलालेख हैं, उसके अंदर हमने 14 स्थानों पे 8 जगह पे मिले हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, ठीक है, सोपारा और एरागुंडी वगैरह ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद में स्तंभ लेख बताए थे, उसको भी हम वृहद और लघु में पढ़ेंगे। तो वृहद स्तंभ की बात करें तो अभिलेख की संख्या 7 है और जो 6 स्थानों पे हमें मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये मूल रूप से कौशाम्बी में था और अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवा दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें अशोक का, रानी का, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर इन सब का उल्लेख जो है मिलता है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका टोपरा। ये टोपरा में स्थित है। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूरे 7 अभिलेख, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी हमें मिलती है। तो ध्यान रखना, जो 7वां अभिलेख है उसमें कौन सी जानकारी है, जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम बात करें मेरठ, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ठीक है। यहाँ पे मूल रूप से मेरठ में था, फिर इसे दिल्ली में स्थापित करा दिया गया। उसके बाद में लोरिया अर्राज और लोरिया नंदगढ़ और रामपुरा बिहार में जो है ये अभिलेख हमको मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लघु स्तंभलेख भी कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लघु स्तंभलेख की बात करें तो इसमें राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी मिलती है। लघु स्तंभ में किसकी, राजनीतिक घोषणाएं की, अशोक ने क्या क्या राजनीतिक घोषणाएं करी थी। तो रुम्मनदेही, सारनाथ और सांची, 3 ध्यान रखने हैं। रुम्मनदेही की बात करें तो इसको आर्थिक भी बोला जाता है कि आर्थिक जो नीति का उल्लेख मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, तो यह आपका रुम्मनदेही अभिलेख में मिलता है। मौर्य काल की आर्थिक नीति और राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व घटा के 1/6 से 1/8 कर दिया था। ये जानकारी हमें किससे मिलती है, रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। सारनाथ और सांची से बताया जाता है कि जो भी बौद्ध संघ में फूट डालने की चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी बौद्ध धर्म में फूट डालने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको जेल में रहने लायक स्थान नहीं है, तो कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस तरीके की चेतावनी करके, मतलब एक तरीके से उनको इनडायरेक्ट वे में उनको चेतावनी दी गई है, अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको इसकी सजा दी जाएगी। तो राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी हमें लघु स्तंभ में मिलती है, रुम्मनदेही अभिलेख, सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख। फिर हम बात करें गुहा लेखों की। गुहा लेखों की बात करें तो जो गुफाओं के अंदर मिले हैं, ठीक है, कर्ण झोपड़ी, कर्ण झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ठीक है। तो ये जो है 4 गुहा लेख हैं जो अशोक से संबंधित हैं। तो पूछा जाता है कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया है इन्होंने। अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखवाए हैं और अशोक के अभिलेख की लिपियां ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक यूनानी जो है लिपि है, ठीक है। तो ये अशोक के अभिलेख हो जाएंगे। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा, तो टिफिन टेलर ने खोजा 1750 में। पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा 1837 में। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिफिन टेलर आपसे पूछा जाएगा, 1750 में इसने अभिलेखों की खोज की। पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेस ने। शेर कुन्ना कांधार अभिलेख है, या शेर कुन्ना बोला जाता है, द्विभाषी अभिलेख है और ग्रीक और अरेमाइक 2 लिपियों में मिला है। तो आपसे पूछा जाता है कि 2 लिपियों में मिलने वाला अभिलेख कौन सा है, तो शेर कुन्ना कांधार अभिलेख हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आपका D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इसका क्विक रिवीजन देख कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा कि मौर्य वंश ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, कि किसने क्या क्या बोला है। मौर्य वंश को शूद्र बताया है ब्राह्मण साहित्य ने, क्षत्रिय बताया है जैन ने, सर्वाधिक मान्य मध्य भी क्षत्रिय है, निम्न वर्गीय बताया है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में, और रोमिला थापर ने वैश्य बताया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 काशापढ़ ने चाणक्य ने खरीदा था, तक्षशिला से पड़ा हुआ था। सेंड्रोकोटस एंडियोकोटस कहा जाता है। किसने बोला कि सेंड्रोकोटस एंडियोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य, विलियम जोन्स ने बोला। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, इसका उल्लेख एपिनियास और स्ट्रेबो करता है। निकेटर जो है एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिस में विदाई 4 जगह देता है। अपनी बेटी की शादी और 500 हाथी बदले में उसको मिल जाते हैं। मैग्नेटिस इसके दरबार में भेजा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नेटिस आता है। कौन भेजता है, सेल्यूकस निकेटर भेजता है। किताब का नाम क्या होता है, इंडिका। इंडिका नाम की किताब एक और की है, एरियन की किताब है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की है, ठीक है। और ज्योग्राफी किसकी किताब है, आपकी टॉलमी की है। और पेरिस
पेरिप्लस ऑफ द एथेनियंस ये किसकी किताब है, इसका लेखक नहीं पता हमें, पर भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला में संथारा और संन्यास ले लिया और अपने प्राण त्याग दिए। फिर आ जाएगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो अमित्र घाट बोला जाता है, आजीविक संप्रदाय था। एथेनियस बताता है कि 3 चीजें मंगवाता है, मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक, जिसमें 2 चीजें जो आ जाती हैं ये नहीं आती है। फिर उसके बाद में आता है आपका अशोक। अशोक जो है राज्याभिषेक जो होता है इसका 269 बीसी में होता है। फिर आपको 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण करता है, उस समय राजधानी तोसली होती है। राजा नंदराज होता है, इसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और फिर इस युद्ध के बाद में जो है अशोक युद्ध घोष की जगह धम्म नीति को अपना लेता है। उसके बाद में बात करें अशोक की राजतरंगिणी के अनुसार, पहले ये शिव भक्त था। राजतरंगिणी के अनुसार ये श्रीनगर जो है शहर बसाया था, शिव मंदिर का निर्माण कराया था। नेपाल में ललित पाटन और चारुमती जो इसकी बेटी थी उसने देवपाटन शहर बसाया था। दीपवंश महावंश बोलते हैं कि सुशीम के पुत्र निग्रोध से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। मोगली पुत्तिस से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को लिया। दीपवंश महावंश कैसे साहित्य है, सिंगल साहित्य है। दिव्य बदान और हेंगसांग के अनुसार बताता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। फिर 10वें वर्ष में बौद्ध गया गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया और भाब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। धम्म नीति कैसी है, आचार संहिता है, बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, नैतिक शिक्षाएं दे रखी हैं, धम्म यात्राओं का आयोजन करा और अभिलेख करवाए और धम्म महामाते की नियुक्ति करी। 3 टाइप के अभिलेख पढ़ेंगे हम, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। वृहत शिलालेख की वृहत और लघु 2 भागों में डिवाइड करेंगे शिलालेख और स्तंभलेख को। शिलालेख की बात करेंगे तो वृहत शिलालेख में हो जाएंगे आपके शाहबाजगढ़ी मानसेरा, कांसी जूनागढ़ सोपारा, धौली जोगढ़ और एरीगुंडे हो जाएगा। पृथक कलिंग प्रज्ञापन जो धौली और जोगढ़ में 13वां शिलालेख है उसको बोला जाता है। लघु शिलालेख की बात करेंगे तो अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत जानकारी की अशोक का नाम किसमें मिलता है, मास्की, गुजरा, उद्देगोलम और नेटूर में। और देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शनी की उपाधि जो इसने धारण करी थी इसका भी उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है और भाब्रू अभिलेख हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में वृहत स्तंभ लेख की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है, लोरिया अर्रास, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। लोरिया अर्रास, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा ये तीनों बिहार में है। टोपरा और मेरठ दोनों दिल्ली में हो जाएंगे। और प्रयाग प्रशस्ति पहले कौशाम्बी में था और बाद में अकबर ने इसे प्रयाग में करवाया। टोपरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वें अभिलेख में जैन और बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म और आजीविक धर्म की जानकारी हमें टोपरा के अभिलेख में मिलती है। लघु स्तंभ की बात करेंगे तो लघु स्तंभ की जो आ जाएंगे इसमें राजनीतिक घोषणाएं हैं, 3 ध्यान रखना है। रुम्बनदेही आर्थिक अभिलेख हो गया ये, साना तो सांची इसमें चेतावनी दी गई है, ठीक है। फिर गुहालेख की बात करेंगे तो कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 ध्यान रखने हैं। ये कर्ण, चौपड़, सुदामा आजीविक साधु के लिए बनवाई गई थी। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया अभिलेखों में, तो ध्यान रखना है प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। और ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक और ग्रीक यूनानी सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको सारे टॉपिक को अच्छे से वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी सारे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं और किस किस क्वेश्चन के और आने की संभावना है, ठीक है। 1750 में टिफिन टेलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की। जिन्स प्रिंसेस ने इसको खोजा 1837 में। शेर कुन्ना जो है द्विभाषी अभिलेख है, ग्रीक और अरेमाइक 2 लिपियों में लिखा गया है। कल हम जो है मौर्यकालीन जो है कला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है कि मौर्यकालीन कला किस किस तरीके की थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना मौर्य काल गुप्त काल में से ही होती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आएगी और गैप लगने के लिए आपसे फिर से एक बार क्षमा चाहती हूँ। और प्लीज़ 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 अपना खूब सारा सहयोग प्रदान करें, अपना सब जितने भी आपके जानकार हैं सबको मेरे वीडियो के बारे में बताएं और अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। धन्यवाद।